जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तब बात है लगभग 2012 की। मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली आने का फैसला कर लिया था और उनको 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या न किया जाए और उनके नेतृत्व में उनको सामने रख के चुनाव लड़ा जाए या न लड़ा जाए, इसको लेके भाजपा में बड़ी उहापोह की स्थिति थी। परंतु पूरे देश में बड़ी प्रबल जनाकांक्षा थी मोदी जी को लेके कि उनको ही देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए भाजपा की तरफ से। तो नहीं, इसका माहौल पूरे देश में बनना शुरू हो गया था। ये किस्सा तब से शुरू होता है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो साहब वही 2012 के आसपास की बात है और तो अखबारों में साहब लिखा जाने लग गया कि साहब मोदी जी अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, चेहरा होंगे, या होंगे वाह होंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, उन दिनों यूपीए 2 का शासन चल रहा था देश में, मनमोहन सिंह जी की सरकार रिपीट हुई थी 2009 से और 14 के बीच में वो शासन कर रहे थे। सोनिया जी का प्रॉक्सी शासन चल रहा था देश में। तो जो मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया अभी एक तरह से देश में नया नया आया था। मुझे याद है मैंने 2012 के आसपास जो है सोशल मीडिया ज्वाइन किया था। मैं फेसबुक पे मेरी आईडी बनी ही थी, तब की बात है। तो तब तो बीजेपी के इस दावे का मजाक उड़ाया जाने लग गया। अच्छा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात तो थी, वो बातें आपको याद कीजिए कि अरे मोदी को गुजरात से बाहर जानता कौन है, इस टाइप की बातें कह के जो कांग्रेस उनकी खिल्ली उड़ाया करती थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया कहता था कि अच्छा, तो क्या 160 सीटें ला के आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? तो मेन स्ट्रीम मीडिया की इस बात का जवाब सोशल मीडिया पे हम लोग देते कि नहीं, क्यों था, 160 क्यों आएंगी, 272 आएंगी, कहां से आ जाएंगी साहब? तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछा जाता है कि यूपी में कितनी सीट आएंगी। तो साहब आपको याद दिला दूं कि यूपी में 2009 में रालोद के साथ मिलकर भाजपा चुनाव लड़ी थी, तो यूपी में 10 सीट भाजपा की आई थी, 5 रालोद की आई थी। और समाजवादी पार्टी की 23 सीटें थी, बसपा की 20 थी और कांग्रेस 21 सीट ले गई थी। तो ये जो पूरा जो उत्साह था ना कांग्रेस में 2009 में, 2009 से 14 के बीच में, कांग्रेस को ये गलतफहमी थी कि हम तो यूपी में 21 सीटें लेके बैठे हैं, बीजेपी तो हमसे आधी है। हालांकि इनके उस उत्साह की पोल 2012 के चुनाव में खुल चुकी थी जब अखिलेश जी जो हैं मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे में क्या हुआ था कि एक पोर्टल था, उसका नाम था IBTL, इंडिया बिहाइंड द लेंस। उसने, मुझे याद है, आपको भी बहुत से लोगों को याद होगा कि IBTL ने एक लेख लिखा और उसने ये बताने की कोशिश की थी कि ये 2013 के आसपास की बात है, मिड 2013, कि बीजेपी को 35 सीट यूपी में मिल सकती हैं अगले लोकसभा चुनाव में। तो इस बात को लेकर साहब IBTL की बहुत जबरदस्त खिल्ली उड़ाई गई थी, बहुत जबरदस्त खिल्ली उड़ाई गई थी। अच्छा, हम यूपी में बैठे थे उन दिनों और हम यूपी में बैठ के हम माहौल मूड भांप रहे थे और IBTL से पहले, IBTL के इस लेख ने जब 35 का आंकड़ा दिया ना कि 80 में से 35 सीट बीजेपी जीत सकती है, तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। और उससे पहले जो आंकड़ा चलता था ना, वो लोग कहते थे कि अरे 10 सीट आती है तुम्हारी तो चलो 15 आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी।
मतलब 20-25 सीट में समेट देते थे लोग बीजेपी को यूपी में। तो उसमें आईबीटीएल ने जब कह दिया कि 35 आएंगी तो तब बहुत मजाक उड़ा। अच्छा, सीटें पेड़ पे लगती हैं क्या, बाप का माल है क्या, 35 सीट कहां से ले आओगे, इस टाइप का। खैर सब, अल्टीमेटली बीजेपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, बहुत खींचतान हुई, फिर चुनाव का रनअप आ गया था, अब चुनाव गरमाने लग गया। और मुझे अच्छी तरह याद है, तब तक मैं सोशल मीडिया पे आई हैड बिकम क्वाइट पॉपुलर। मुझे याद है 12-13 के आसपास सोशल मीडिया में फेसबुक की मेरी आईडी जो बेहद पॉपुलर हो चुकी थी, एंड मुझे हजारों लाखों लोग पढ़ने लग गए थे। तो उन दिनों साहब हमने लिखना शुरू किया कि नहीं नहीं 35 नहीं और ज्यादा सीटें आएंगी। फिर धीरे धीरे 2014 आ गया। 2014 की गर्मियों में चुनाव हुए थे और 2014 आ गया तो फिर हमने लिखना शुरू किया और आपसी बातचीत में हम लोग ये बातें करने लगे कि नहीं 55 सीटें भी आ सकती हैं, आएंगी 55 ही आएंगी, क्योंकि हमें 1998 92 से 98 का जो माहौल था यूपी में, जबकि भाजपा 50 52 55 58 तक सीटें लिया करती थी, वो माहौल यूपी में दिखाई देने हम लोग को लग गया था। आपको याद होगा कि 91-92 में 51 सीट्स जीती थी, 96 में 52 सीट जीती थी बीजेपी ने, और 1998 में जो चुनाव हुआ था उसमें 57 सीट्स जीती थी। और ठीक वही माहौल जो है, वही गर्माहट हमको ग्राउंड पे दिखने लग गई थी। और चुनाव, मुझे याद है कि 2 महीने रह गया था, 2 महीने, यस। तो मेरे एक मित्र हैं, सैदपुर के ही हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं और वहाँ के एक बहुत ही लोकप्रिय हिंदी अखबार के इन दिनों उप संपादक हैं। उन दिनों उन्होंने नया नया अखबार ज्वाइन किया था, तो उनसे मेरी फोन पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने पूछा कि अरे आप लोग जो ये दम भर रहे हैं कि भाई बीजेपी की अगली सरकार आ रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, किस आधार पर भर रहे हैं? मैंने कहा पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। तो बोले यूपी में कितनी सीट आएगी? मैंने कहा 55 सीट आएंगी। तो मेरी बात 55 सीट सुन के ना वो बड़ा तेज हंसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा इतना माहौल है क्या? मैंने कहा हाँ इतना माहौल है। कहते अच्छा राम मंदिर से भी बड़ी? मैंने कहा ऐसी लहर? उन्होंने पूछा ऐसी लहर है क्या? मैंने कहा हाँ बहुत तगड़ी लहर है। तो उन्होंने, अच्छा राम मंदिर से भी बड़ी लहर है? मैंने पूछा राम मंदिर लहर मतलब? कहते राम मंदिर के टाइम पे जो लहर थी बाबरी विध्वंस के बाद, क्या उतनी बड़ी लहर है? क्योंकि उस लहर में आई थी 50 52 55 सीटें। तो मैंने उनसे कहा इनफैक्ट उससे ज्यादा बड़ी लहर है। अच्छा, तो यूपी में राम मंदिर से भी ज्यादा बड़ी लहर है 2014 में। ये कह के इन्होंने मेरी बात को खारिज कर दिया, हंसी में उड़ा दिया और मुझे ऑलमोस्ट ये कह दिया कि कहां से कौन सा माल फूंकते हो यार, कहां से तुम बतियावेला, काजनी का हो गल तुमन के, पता नहीं कौने दुनिया में रहत हुआ लोग। 55 सीट आई, मतलब 55 सीट पे मजाक उड़ाया जा रहा था। खैर साहब, चुनाव गरमाने लग गया, गरमाते 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 फिर चुनाव शुरू हो गया। पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण बीत गया। तो हमारे यहाँ गाजीपुर जिले में अंतिम चरण में चुनाव होता है। तो जिन लोगों को 2014 को वो दौर याद हो, तो चुनाव से करीब 15 दिन पहले की बात है। तो मैं गाजीपुर में अपने घर पे बैठा था और मैं माहौल को सूंघ रहा था। और गाजीपुर एक ऐसी सीट है जो इस देश में, भारत में बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है। मतलब मैं ये मानता हूं कि यदि कोई ऐसा दिन आएगा जब यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीट्स लोकसभा की जीतने की स्थिति में भी अगर होगी ना, तो भी मैं कहूंगा कि ठीक है, बाकी 79 सीट्स तो हम जीत रहे हैं, गाजीपुर में अब भी शक है। मतलब यदि यूपी में बीजेपी 79 सीट्स भी जीत जाए ना 80 में से, तो भी एक गाजीपुर हार सकती है। क्यों? यहां का समीकरण कुछ ऐसा है। तो सब चुनाव से लगभग 15 दिन पहले मैंने सिर्फ 3 लाइन की एक पोस्ट लिखी थी, वो कुछ लोगों को आज भी याद होगी। मैंने लिखा था
कि क्या हम गाजीपुर भी जीत रहे हैं? यदि ऐसा होगा तो जल प्रलय होगी, जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये 3 लाइन की मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि क्या हम वाकई और ये चुनाव से करीब 15 दिन पहले लिखी थी, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने सूंघना शुरू कर दिया था कि यार इस बार तो गाजीपुर में भी चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और इस बार तो हम गाजीपुर जीतने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे थे। खैर साहब, चुनाव हुआ और हम गाजीपुर वाकई जीत गए। और वो लोग जो हमें 10 सीट 20 सीट की पार्टी कह के खारिज किया करते थे, वो लोग जो हमसे पूछा करते थे कि क्या 55 सीट आ जाएगी, राम मंदिर से भी बड़ी लहर है, उन सबके मुंह बंद हो गए थे, क्योंकि भाजपा ने 72 सीटें जीत ली थी और विपक्ष तकरीबन नेस्तो नाबूद कर दिया था। तो उसके बाद जो अगला दौर चला ना साहब, उसमें लोगों ने पूछा कि हाउ कुड वी प्रेडिक्ट सो प्रिसाइजली कि इतनी बड़ी लहर यूपी में है। तो हमने कहा था कि देखिए, हम सीधी सी बात है, हमारा जो चुनाव एनालिसिस का यूपी में एक ही तरीका है। हम ये देखते हैं कि कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी, कौन सा वर्ग किस पार्टी के साथ जा रहा है, और ये पता करना बहुत आसान होता है। आप अगर समाज में उठते बैठते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से सिर्फ इतनी बात कीजिए, ये पहले पता लगा लीजिए कि ये व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं ये किस वर्ग का है, किस जाति का है। उससे खाली इतना पूछ लो कि हाँ भाई कहाँ वोट हो, के वोट देते हुआ, तो वो अपना पर्सनल बताता है, तो बोले नहीं नहीं तुम्हारी बिरादरी के देते, आपकी पूरी बिरादरी किसको वोट दे रही है। उससे अगर एक बिरादरी के आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितना % वोट इस बिरादरी का किस पार्टी को जा रहा है। और ये पैटर्न अगर गाजीपुर का कुशवाहा अगर किसी एक बिरादरी को वोट दे रहा है, तो ये पैटर्न जहां भी कुशवाहा होगी मोर और लेस इसको फॉलो करेगा। इंडिविजुअल सीट्स पे थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि साहब पूरा का पूरा ओबीसी चंक जो है, गैर यादव ओबीसी चंक और गैर दलित जो वोटर था, गैर दलित मीन्स गैर हरिजन चमार वोटर से अतिरिक्त जितना भी वोटर था वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, प्लस सवर्ण था ही। तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला बन रही है जिसमें सपा और बसपा दोनों उड़ जाएंगे। वही हुआ 2014 के चुनाव में। उसके बाद अब 2017 का चुनाव आ गया, तो फिर वहां पे भी लोग थेथरई करने लगे, बीजेपी की 100 सीट आएगी, 100 सीट। अरे मैंने कहा यार अभी 2 साल पहले 3 साल पहले 2014 में बीजेपी 72 लोकसभा सीट लेके जीती है और तुम लोग फिर भी इतनी थेथराई बतियाते हो कि यूपी में 100 सीट आएगी। तो फिर वो यार लोकसभा अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मेरे एक मित्र थे, वो तो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे और वो तो 100 सीट पे उन्होंने शर्त लगाई थी मुझसे कि बीजेपी की 100 सीट से 1 सीट ऊपर नहीं आएगी। अब हम लोग सब हमने प्रेडिक्ट करना शुरू किया, तो जब चुनाव एकदम 2017 का गर्मा गया तो हमने एक पोस्ट लिखी थी। वो पोस्ट आज भी लोगों ने स्क्रीनशॉट संभाल कर रखा है। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने लिखा था और मैंने अपनी वॉल से कई बार लिखा कि अगर 325 से एक भी सीट कम आएगी ना तो भाजपा कार्यकर्ताओं को डूब के मर जाना चाहिए, भाजपा संगठन को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इतनी सीट देने को तैयार बैठी है, 325 सीट। और जब रिजल्ट आया था आपको याद होगा 2017 में लगभग इतना ही था। उसके बाद अब 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। एंटी इनकम्बेंसी, उधर एमपी हार चुके थे, उधर हम राजस्थान हार चुके थे, तो और दुनिया भर के ये न्यू यूट्यूब पोर्टल्स का जन्म हो चुका था और वो जो है एक सिरे से भाजपा को खारिज कर रहे थे और भाजपा को कम से कम 100 से 150 सीटों का लॉस बता रहे थे और कांग्रेस का रिवाइवल बता रहे थे कि कांग्रेस तो सब 200 सीट लेके आ रही है और 10 सीट उनकी, 20 सीट उनकी, यहाँ से ममता आ जाएंगी, यहाँ से ये आ जाएंगे, यहाँ से डीएमके आ जाएगी, यहाँ से ये डीएमके आ जाएगी, उधर से जो है शरद पवार आ जाएंगे, और इस तरीके से 272 सीट से कांग्रेस जो है वापस सत्ता में आ रही है।
यूपी में जो है सपा बसपा और रालोद का महागठबंधन बन गया था, और उस वक्त जो है बड़े बड़े एनालिस्ट जो है यूपी में कह रहे थे कि सपा 22-24% सपा का, 22% बसपा का, ये हो गया 46%, भाजपा तो 38% पे रह जाएगी, हम 46-48% पे है और 48% पे हम इतनी सीटें ले लेंगे। तो सिंपल, वाह क्या बढ़िया गणित उन्होंने जोड़ा था कि सपा बसपा गठबंधन जो है वो 44% प्लस जा रहा है और बीजेपी 36%, 34% पे आके सिमट जाएगी। इसलिए कोई कहता था बीजेपी की 15 सीट आएगी, कोई कहता था 25 सीट आएगी। खुद भाजपा संगठन के बड़े सीनियर लोग ये कहते थे कि नहीं, भाजपा की सिर्फ 45 सीट आएगी। उस वक्त मुझे याद है 2019 के चुनाव में हम छाती ठोक के कहते थे कि 65 सीट आएगी, और एक दिन नहीं कहा, 20 बार कहा, 20 मंचों से कहा, 20 मीटिंग्स में कहा, 20 बार पोस्टें लिखी। उन दिनों मैं यूट्यूब पे था नहीं, यूट्यूब पे तो मैं भी 6 महीने से आया हूं। तो साहब 65 सीट हम यूपी में उस वक्त दावा करते थे, जबकि पूरी दुनिया, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे एनालिस्ट बीजेपी को यूपी में खारिज करके बैठे थे कि लोकसभा में चुनाव में तो बीजेपी का सोपड़ा साफ होने जा रहा है। खैर साहब, चुनाव हुआ, 64 सीट आई थी। हमने 65 प्रेडिक्ट की थी, 64 आई थी। तो साहब ये मेरी पिछले 3 चुनाव की यूपी की एनालिसिस का रिकॉर्ड है। अब वापस 2022 का चुनाव चल रहा है, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे का चुनाव 2-3 दिन बाद है। परसों हुआ है दूसरा चरण और तब से उसका एनालिसिस सेकंड फेज का आज तक हो रहा है। तो जब मैंने कल एक वीडियो बनाया, परसों रात को एक वीडियो बनाया था, एक कल बनाया था कि बीजेपी को, यस, ये जो दूसरा चरण है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, यहाँ ऐसी ऐसी सीटें हैं जहाँ 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, यहाँ तक कि 65% तक भी मुस्लिम आबादी एक एक सीट पे है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम काफी हद तक समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के पीछे पोलराइज हुआ है। बीजेपी को सेकंड राउंड में कुछ लॉसेस होंगे, कुछ लॉसेस, पर वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत रही है और सत्ता में आ रही है, भैया आप लोगों को बहुत बुरा झटका लगने जा रहा है 10 मार्च को। अब जब मैं ये वीडियोस बनाता हूं, आज भी जब बनाऊंगा तो बहुत सारे आप कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें लोग मुझे बीजेपी का दलाल कहते हैं, तुम खुद बिके हुए मीडिया हो, तुम खुद गोदी मीडिया हो, तुम खुद सुपारी मीडिया हो, तुम गठबंधन की सुपारी लेके बैठे हो और गठबंधन जीत रहा है, भाजपा का सफाया हो जाएगा और तुम देख लेना, इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं। तो उनको मैं सब एक ही बात कहता हूं कि अरे भैया, ये तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। काश ऐसा हो जाता, वो मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की से जो एक 18 साल का लौंडा सपने लेता है ना, काश मेरी शादी इससे हो जाती, काश मेरे पास ये इतना बड़ा बंगला होता, काश मैं भी 40 लाख की गाड़ी में चढ़ता है। तब ये इसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग, दिवा स्वप्न लेना, मृगमरीचिका, कि बस बस सामने तो समंदर है, सामने तो मीठे पानी की झील है रेगिस्तान में। भाई साहब, ये आप ऐसा सोचते हो और आप उस खुमार में जी रहे हो कि 10 मार्च को पेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में से वोट बरसेंगे और अखिलेश जी जो है वो 250-300 सीट या 204 सीट लेके सरकार बनाएंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कल रात को मैंने बताया ना, वो जब दीप सिद्धू के मरने की खबर आई तो उस वक्त हम 4 फ्रेंड्स और चारों एनालिस्ट हैं, बाकायदा पूरा डाटा अपने अपने सामने टेबल पे कॉपी पेंसिल लेके बैठे थे और एनालिसिस कर रहे थे था।
कल रात की बात है। तो उस एनालिसिस में हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि देखो भैया एनालिसिस करो और मैक्सिमम लॉस जो बीजेपी को हो सकता है वो कैलकुलेट करना है, और अखिलेश जी को दोनों हाथों से सीटें लुटानी है। मतलब जिस सीट में जरा सी भी फाइट है ना, वो अखिलेश को दे दो, चलो कि चल भाई तू जीत जा, तू खुश रह ले। तो तब हमने पहले 2 चरणों का एनालिसिस शुरू किया। वो बेहट सीट जो नंबर 1 सीट है ना लिस्ट में, सहारनपुर वाली, नरेश सैनी की, वहां से एनालिसिस करना शुरू किया और नीचे बरेली तक आए साहब। और किसी भी जिले में अगर कोई सीट में जरा सी भी फाइट है, मैंने कहा चलो इसको गठबंधन को दे दो। तो भाई साहब पहले और दूसरे चरण में इस प्रकार मुक्त हस्त से सीटें बांटते हुए आए, तो भी 113 में से बीजेपी 75 सीट जीत रही थी। मैंने कहा चल यार 5 और टिप टिप, भाई खाना खाते हो तो वेटर को भी तो टिप दी जाती है ना। मैंने कहा चलो यार 5 टिप दे दो, तो 75 में से भी 5 और दे दी, तो हमने कहा भाई बीजेपी 70 सीट ले रही है। मतलब मुक्त हस्त से देने के बाद 75 की टैली आई थी। मैंने कहा चल 5 और दे दे यार, गरीब आदमी है, खुश रहने दे इसको भी। तब 113 में से 70 सीट तब भी आ रही है। ये तो था मुक्त हस्त से दान की बात। जब जो वो जीते जो कि फाइट में जिनमें हमारे पास एज है, जब उनको भी जोड़ लिया तो वो जो 70-75 थी ना, वो 80-85 हो जाती है। और जहां पे बहुत तगड़ी फाइट होगी और अल्टीमेटली हम जीत सकते हैं, वो सीटें जो हमने पिछली बार 15,000, 20,000, 25,000 से जीती थी, इस बार चूंकि फाइट है इसलिए जो कि हमने गठबंधन को दे दी थी एनालिसिस में, मतलब ये सिर्फ एक एनालिसिस हो रहा था, अगर उनको हम जोड़ लेते हैं तो वो सीटें 90 के आसपास हो जाती हैं। दैट मीन्स वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, मतलब अगर जिसे हम कहते हैं ना इट इज अ डिबैकल, सूपड़ा साफ हो गया, अगर इन 2 चरणों में अगर भाजपा का सूपड़ा भी साफ हो जाएगा ना, तो भी 70 सीट आएंगी। नहीं तो ठीक ठाक सिनेरियो में 80। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश में योगी बाबा की सुनामी है, सुनामी, और अगर वो सुनामी वाकई है तो ये सीटें 80 से ऊपर कुछ भी हो सकती हैं, 85 भी हो सकती है, 90 भी हो सकते हैं। पर एक ठीक ठाक सा अगर हम सिनेरियो लेके चलें तो 80 सीट में दाग नहीं है। पर हम 70 ही मान के चलते हैं, 10 और गरीब आदमी को दे दिए हमने। तो अगर 70 सीट भाजपा जीत लेती है प्रथम चरण में, तो 43 सीट्स आती हैं विपक्ष के हिस्से में, जिसमें मुझे नहीं लगता कांग्रेस का इस पूरे एरिया में खाता खुलेगा। बसपा की 2-3-4 सीट्स आ सकती हैं, और वैसे की भी कोई सीट आएगी नहीं, मुझे डाउट लग रहा है, एक आध कोई आ जाए, छोटी छटकी तो कह नहीं सकते। तो 41 सीट अखिलेश और जयंत जी इन प्रथम 2 चरण से जीत सकते हैं। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें चरण में तो इटावा, मैनपुरी से जो एक आध 2, 3, 4 मिल जाए तो मिल जाए। बाकी बुंदेलखंड में तो 2017 में ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां 1-1 लाख से बीजेपी जीती है, 1,80,000, 70,000, 60,000। तो बुंदेलखंड में इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, और मध्य अवध और मध्य क्षेत्र में भी इनको कोई खास उम्मीद नहीं है। बस वही इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और ये फिरोजाबाद वाली बेल्ट से जो 2, 4, 5, 6 सीट्स मिल जाएं। आगे लड़ाई पूर्वांचल में, एनालिस्ट लोग पूर्वांचल में लड़ाई बता रहे हैं, पर मुझे ऐसी कोई लड़ाई यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ सीटें बीजेपी लूज करेगी, पर कुछ सीटें बीजेपी गेन भी, जैसे बलिया में 2-3-4 सीट्स लूज कर सकती है, परंतु जौनपुर में सीटें गेन करेगी, आजमगढ़ में सीटें गेन करेगी, गाजीपुर
इवन रहेगा। मऊ में एक आध सीट लूज कर सकती है तो एक आध सीट अन्य जिलों में गेन कर देगी। बाकी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही गठबंधन का सोपड़ा साफ है और वहां एक भी सीट आने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद हम इन सभी में कम से कम 40-45 सीट, है ना, गरीब आदमी को कुछ तो दे दो यार, 40-45 सीट हम और दे देते हैं, 50 दे देते हैं, 55 दे देते हैं। हालांकि बाप का माल नहीं है, पेड़ पे नहीं लगती सीटें, जीतनी पड़ती हैं। पर भी चलो टिप दे दी ना हमने, तो अखिलेश जी को हम टिप दे देते हैं। एनालिस्ट के पास कोई हक होता है कि वो किसी को भी दे सकता है। सब दोनों हाथों से ऐसे सीटें लुटाएंगे ना, तब भी लुटाने पर भी 100 सीट नहीं हो रही है। और ये मैं बात पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 मार्च के बाद भी इस YouTube चैनल को चलाना है। मुझे आपके सामने रहना है, इसी प्लेटफॉर्म पे रहना है। और मेरा तो फोन नंबर भी सारी दुनिया को मालूम है। मुझे आपको जवाब देना है। मैं सत्यहिंदी.com की तरह और न्यूज़ नशा की तरह चैनल बंद करके भाग नहीं जाऊंगा और थेथरई मुझे नहीं बतियानी है। मैं ईवीएम को, वो तो क्या करेंगे, ये जितने भी है ना, ये जो अखिलेश की सरकार बनवा रहे हैं, बोलेंगे हमारा तो बहुत अच्छा वोट पड़ा था, हमारा एनालिसिस तो एकदम सही था, ईवीएम हैक हो गई जी सारे। हमारे तो 1 लाख वोट थे जी हर सीट पे, वो तो मोदी जी ने और अमित शाह ने ईवीएम हैक कर ली। वो तो ईवीएम हैक का बहाना मोदी जी ने झूठ बोल के बहका लिया। योगी तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पब्लिक बेचारी भोली भाली मासूम थी, हमारे वोटरों को बहका लिया बीजेपी ने। ये तो ऐसे भोथरे से तर्क दे के भाग जाएंगे। मैं कहां भागूंगा भैया, हमारी तो इज्जत दांव पे लगी है। और इनके आशुतोष जैसे लोगों की, शीतल पी सिंह और ये जितने हैं, अम्बरीश कुमार, इनकी कोई इज्जत है क्या? ये आज गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं, कल थेथरी मतलब बेशर्म की तरह हा 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 ऐसे करके हंसेंगे अपने चैनल पे और 4 भोथरे तर्क देंगे कि हमारा एनालिसिस बहुत सही था। पर फिर भी अच्छा, एक मिनट, इनका एनालिसिस आपको अगर ये जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, 2014 में 160 सीट दे रहे थे बीजेपी को कि 160 सीट आएंगी। 2019 में भी ये कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे और पूरी बेशर्मी से बनवा रहे थे। 2017 के चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है, एबीपी न्यूज सरेआम यूपी में बहन जी की सरकार बनवा रहा था। एबीपी न्यूज बसपा की 20 सीट नहीं आई थी, जिसको ये लोग 250 सीट बता रहे थे, 20 सीट आई थी। 20 भी कहां आई थी, 19 आई थी, ऐसे कुछ आई थी। तो भैया ये तो बेशर्म है लोग। पर मुझे तो भैया अपनी तो इज्जत है, हमको तो इस प्लेटफॉर्म पे रहना है। आप लोगों से इसी इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ 10 मार्च को भी बात करनी है, 11 को भी करनी है, तो क्या मुंह दिखाएंगे आपको? इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आज भी छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर दोनों हाथों से भी सीट लुटाएंगे ना, तो अखिलेश यादव 100 सीट पार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि भैया 20-22 करोड़ लोगों का प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है ना। साले आधी यूरोप, पूरा यूरोप और आधी अमेरिका की आबादी भी जोड़ देंगे, उससे भी बड़ा प्रदेश है। तो इतने 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 बड़े प्रदेश में जहां 400 सीटें हैं, 404 3 सीटें, उसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। इसके बावजूद हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुस्लिम कंसोलिडेशन कितना हुआ है, जाटव वोट कितना शिफ्ट हुआ है, दलित वोट कितना बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, महिलाएं कितनी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, इनको कोई एग्जैक्ट फिगर थोड़ी ना दे सकता है। पर एक जनरल जो पब्लिक का मूड भांपते हुए और जो जो फीडबैक आता है, हजारों फ्रेंड्स हैं हमारे, वो अलग अलग सीट से अलग अलग जिलों से फीडबैक देते हैं और उसको भी हम तुरंत ऐसे आंख बंद करके बस दिमाग बंद करके सुन नहीं लेते, उसको भी हम एनालाइज करते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, एक्चुअल क्या है, किस वर्ग का कितना वोट मिल रहा है, राजभर कहाँ जा रहे हैं, कुशवाहा कहाँ जा रहे हैं, हरिजन कहाँ जा रहा है, जाटों ने कितना वोट दिया,
यादवों का क्या कंसोलिडेशन है, किस सीट पे यादव जो है बीजेपी को वोट दे रहा है, किस पे नहीं दे रहा है, क्या वाकई मुस्लिम महिलाएं थोड़ा बहुत वोट दे रही हैं, मुसलमान कंसोलिडेशन गठबंधन के कैंडिडेट्स के पीछे कितना हुआ है, बहन जी कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बीजेपी 240 260 वर्स्ट केस है, मतलब अगर अगर 280 से नीचे एक भी सीट आएगी तो हम ये कहेंगे इट इज अ डिबैकल, बहुत बुरी तरह। अगर 280 से 279 सीट्स आएंगी तो मैं कहूंगा कि बीजेपी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो, और अभी तो चुनाव, अभी तो दूसरा चरण हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां चरण देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि कैसी लहर है, कैसी सुनामी है बीजेपी के। हाँ, और बीजेपी के साथ एक और दिक्कत है ना, बीजेपी पहले ही पीक पर बैठी थी, बहुत सारे जिले जहां क्लीन स्वीप था, वहां पे बीजेपी अपनी सीटें कैसे बढ़ाएगी? अरे भाई बनारस की 10 की 10 है, बरेली में सारा क्लीन स्वीप है। अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे ऐसे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहां सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत के बैठी है, तो बीजेपी को अपनी टैली बढ़ाने के लिए सपा के गढ़ में घुस कर अपनी टैली बढ़ानी है, तो इट इज हरक्यूलियन टास्क फॉर बीजेपी। और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहन जी कमजोर हुई हैं, बहन जी का मुस्लिम वोट सारा का सारा सपा के पीछे कंसोलिडेट हो रहा है, इट्स वेरी टफ इलेक्शन। जिसके बावजूद बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल, जो भी लॉसेस होने हैं वो सेकंड फेज में हुए हैं। मेरा ये मानना है कि फर्स्ट फेज में कोई लॉस नहीं हुआ है, और सेकेंड फेज में जो भी 10 15 20 22 25 सीट्स का जो लॉस हो सकता है वो हुआ होगा, वो उसको बीजेपी अन्य क्षेत्रों में कवर कर लेगी। और बीजेपी के पास, एनडीए के पास इतना मार्जिन है कि पहले हम 325 सीट पे बैठे हैं ना, 25 सीट का लॉस हो भी जाएगा तो भी 300 सीट्स आ रही है, उसमें से भी 20 सीट घटा दो तो भी 280 आती है। तो इस संयुक्त विपक्ष में बहन जी के इतने कमजोर चुनाव लड़ने के बाद भी अगर 280 सीट्स आती है, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। पर भैया जी, मेरे वो दर्शक, ये उन दर्शकों की तरफ मुखातिब हूं जो ये सपने पाल के बैठे हैं और जो मुझे दल्ला दलाल सुपारी मीडिया कह के गालियां दे रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, प्लीज भैया यार होश में रहो भैया, इतना ज्यादा बेहोश मत हो, कहीं नहीं आ रही अखिलेश जी की गवर्नमेंट। अखिलेश जी और जयंत मिलके 100 सीट अगर जीत लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मान लेना, बहुत बड़ी। वैसे जो जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि 50 60 70 50 to 70 के बीच में सिमटने जा रहे हैं। तो ये एनालिसिस तो अब अगले 10 मार्च तक ऐसे ही चलते रहेंगे, इसी तरह बीच बीच में अन्य विषयों पे भी वीडियोस बनते रहेंगे। इस विषय पे आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।